हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो सीटेट यूपीटेट में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। ना सिर्फ सीटेट यूपीटेट बल्कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये सिद्धांत होता क्या है, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, इस सिद्धांत के अंदर जो विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जहां जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, जीन पियाजे एक वैज्ञानिक थे जो कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? देखिए, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी हम नई चीज़ें सीखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। यानी कि जो भी हमारी बुद्धि से रिलेटेड, यानी कि जो भी स्किल्स हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं वो क्या कहलाती है? हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। याद रखेंगे। अब इस सिद्धांत में क्या दिया है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा एक मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 से 15 साल की उम्र तक अधिकतम विकास प्राप्त करता है। जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया कि जो बच्चा है ये एक मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है और उसका विकास, अधिकतम जो विकास है वो 14 से 15 साल की उम्र तक हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपनी क्रियाओं द्वारा करते हैं। इनका ये मानना है कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं अपने क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा। पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपनी क्रियाओं द्वारा करते हैं। दूसरा, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा? सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 वैज्ञानिकों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस वैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा। तो याद रखेंगे, जीन पियाजे ने कहा बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके अनुसार बालकों के सोचने की मात्रा बड़ों के समान, परंतु जो प्रकार है उनका अलग होता है। देखिए, जो बालक हैं और बड़े हैं उनके जो सोचने की मात्रा है, यानी कि उतने ही अमाउंट में बड़े सोच सकते हैं और उतने ही अमाउंट में छोटे बच्चे भी सोच सकते हैं। किंतु जो बड़ों का और छोटे बच्चों का सोचने का प्रकार है वो डिफरेंट हो सकता है। बड़े अपने अलग लेवल पे सोचते हैं और छोटे बच्चे अपने अलग लेवल पे सोचते हैं, तो उनका प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन जो मात्रा है यानी कि क्वांटिटी है सोचने की वो दोनों की सेम होती है। ये कहना है जीन पियाजे का। याद रखेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए, एक टर्म होती है स्कीमा। स्कीमा क्या है? अब मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। देखिए, जो भी हम कुछ सीखते हैं या नया सीखते हैं तो वो चीज़ें या वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में एक पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर रहती है। उन्हीं पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। याद रखेंगे। अब देखिए, एक टर्म आती है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए जो हमारी स्कीमा है, यानी कि जो हमारे दिमाग में फिट या स्टोर जितने भी पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनको व्यवस्थित करना। यानी कि जैसे अगर कोई नई चीज़ सीखी तो अगर हमारी वो पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है तो उसको सही करके उसको व्यवस्थित करना, या फिर अगर हमने कुछ नया सीखा है तो उसको अपनी स्कीमा में ऐड करना, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को, जैसा भी हमारा एनवायरनमेंट होगा या माहौल होगा उसके अनुसार अपने आप को ढालना या अपने वातावरण के अनुसार उसका अनुसरण करना, ये क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है।
देखिए, जैसे कोई बच्चा है, उसको पहले से पता है कि बिल्ली जैसा कोई जानवर होता है, लेकिन उसने कभी उसको देखा नहीं है। फिर किसी दिन वो बिल्ली को देखता है तो उसको पता चलता है कि ये बिल्ली जो है ये ऐसी दिखती है, इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं। तो उसने उसको देख लिया, उसको समझ में आ गया कि ये बिल्ली जो है इस तरह से दिखती है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लिया उसने कि बिल्ली, उसको पहले से पता था कि बिल्ली ऐसी बिल्ली होती है, बिल्ली नाम का कोई जानवर होता है, किंतु उसने देख लिया तो उसको ये पता चल गया कि हाँ बिल्ली ऐसी दिखती है। राइट, तो ये हो गया एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। अब देखिए समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है। जैसे उसने बिल्ली को देखा तो उसको पता है कि 4 पैरों वाली, एक पूंछ वाली बिल्ली होती है। फिर एक दिन उसने कुत्ते को देखा, उसके भी 4 पैर होते हैं और उसकी भी एक पूंछ होती है, तो उसने सोचा कि ये भी बिल्ली है, किंतु उसको फिर किसी ने बताया कि ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है। तो ये होता है समायोजन, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि बच्चे को पता चल गया कि बिल्ली जैसा ही दिखने वाला 4 पैरों वाला या एक पूंछ वाला टाइगर भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है। तो उसने क्या कर लिया, एकोमोडेशन कर लिया, अपना जो पूर्व ज्ञान था उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया, उसको चेंज कर लिया। तो ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं साम्य धारण या फिर संतुलन, इसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बीच संतुलन का काम करता है। यानी कि जो हमने पढ़े हैं पहले, जो हमने 2 पढ़े हैं, ये आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। देखिए ये जो हिंदी के वर्ड्स हैं इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप इनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करिएगा। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, तो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। या और एकोमोडेशन क्या होता है, जहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। अगर एग्जाम में आपको ये मॉडिफिकेशन, चेंज वाले जो वर्ड्स दिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप आंसर टिक करेंगे एकोमोडेशन। राइट, तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच जो इक्विलिब्रेशन या साम्य बिठाने की या संतुलन बिठाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रेशन, याद रखेंगे। अब देखिए जीन पियाजे के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जीन पियाजे ने। क्या क्या है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता के साथ साथ बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है। दूसरा है एक्सपीरियंस या अनुभव, यानी कि बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का विकास करता है। तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन। और चौथा है संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन, जो हमने अभी पढ़ा लास्ट स्लाइड में, इसीलिए मैंने उसको पहले ही ऐड कर दिया था। तो संतुलन क्या हो गया, जो हमने ये स्लाइड में अभी पढ़े हैं, ये हो गया इक्विलिब्रेशन। और सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन करके अपनी क्रियाओं से सीखता है बच्चा, अपने ज्ञान का विकास करता है। और अनुभव यानी कि अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। राइट, अब आता है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, डिटेल में पढ़ेंगे। अब संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, जैसे टच करना, देखना, सुनना, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियां। तो बच्चा इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। देखिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी अवस्था का गुण है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है सेंसरी मोटर स्टेज में। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है कि उसको वही चाहिए। अगर आप उस चीज़ को छिपा भी दोगे, देखिए जैसे इस बच्चे के पास बॉल है, अगर आप इससे छीन लोगे तो ये तुरंत रोना शुरू कर देगा। देखिए कितना क्यूट बच्चा है, ये मेरी भतीजी है एक्चुअली। तो अगर आप इससे बॉल छीन लोगे और छिपा दोगे तो ये फिर भी इसके लिए रोएगा, क्योंकि इसको पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये बॉल एग्जिस्ट करती है, ये कहीं गई नहीं है, छिपा दी गई है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। देखिए पूर्व संक्रियात्मक यानी कि क्रिया करने से पहले, इसीलिए कहा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
तो इसमें क्या है, बच्चा जो सामने आने वाली चीज़ है उनको देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। ये कौन सी अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल्स का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे पतंग शब्द सुनकर उसके माइंड में पतंग की एक इमेज बन जाती है, यानी कि सिंबल्स का यूज़ कर लेता है कि उसे पता है कि अगर आप उसके सामने पतंग नाम लोगे तो उसके दिमाग में जो है वो इमेज बन जाएगी, यानी कि जो स्कीमा उसके दिमाग में पहले से फिट है कि पतंग कैसी दिखती है, तो वो उसको इमेजिन कर पाएगा कि पतंग क्या है, राइट। तो अगर आप पतंग का नाम लोगे या तितली का नाम लोगे या किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लोगे तो वो उसका सिंबल बनाने में, अपने दिमाग में उसकी इमेज बनाने में कैपेबल होता है इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस स्टेज का गुण है या एग्जाम्पल है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्री ऑपरेशनल स्टेज का। नेक्स्ट है जीववाद या एनिमिज्म। अब एनिमिज्म क्या होता है, ये वो होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर नहीं कर पाता, उसे कहा जाता है एनिमिज्म। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा अगर उसको वो गिर जाता है या चोट लग जाती है तो वो रोता है, तब तक रोता रहता है जब तक उसकी मम्मी उस चीज़ को पीटती नहीं है, उसको ये लगता है कि इसको भी दर्द हो रहा है। अगर कोई निर्जीव चीज़ है उससे उसको चोट लग जाती है तो उसकी मम्मी जब तक उसको पीटती नहीं है तब तक वो रोता रहता है, फिर बाद में अगर पीट देती है तो चुप हो जाता है कि हाँ चलो इसको भी चोट लगी है, राइट। तो ये होता है एनिमिज्म। नेक्स्ट है अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा रोना शुरू कर देता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, इसे कहा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। यानी कि देखिए ईगोसेंट्रिज्म किसका एग्जाम्पल है, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, यानी कि उस समय पर उस स्टेज में बच्चे को ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं हूँ बस बाकी दुनिया सब भाड़ में जाए। आपने देखा भी होगा घरों में जब कोई दूसरा बच्चा उसकी मम्मी की गोद में बैठ जाता है तो उसको ये लगता है कि नहीं तू उतर, मैं ही बैठूंगा, तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, राइट। नेक्स्ट है अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पुलटना नहीं सीखता। अपलटावी यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है। जैसे सपोज करो 5 + 3 को तो 8 बता देगा, किंतु अगर उसको 3 + 5 बोलेंगे ऐड करने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती है इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है बच्चों में। नेक्स्ट है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी कि देखिए जो मुद्रा संप्रत्यय है, यानी कि सपोज करो किसी बच्चे को आप 100 के नोट दे रहे हो और एक साइड में है बहुत सारे सिक्के, तो वो सिक्के लेना पसंद करता है क्योंकि उसको अभी उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि सिक्कों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस 100 के नोटों की है, राइट। तो इस तरीके का दूरी में भी ऐसे ही होता है, भार में ऊंचाई, क्रम निर्धारण, तो इन सब के कॉन्सेप्ट की कमी होती है इस अवस्था में। नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। सेंट्रेशन का गुण होता है इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सेंट्रेशन वो होता है कि जब बच्चा किसी एक काम को करता है, सिर्फ उसी पे फोकस करता है, उसी पे कंसंट्रेट करता है, तो ये होता है सेंट्रेशन। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इधर उधर को उसको कुछ मतलब नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता कि आसपास क्या चल रहा है, वो सिर्फ पढ़ रहा है। अगर फ़ोन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो सिर्फ मोबाइल देखेगा, उसको आसपास का कुछ नहीं पता होगा कि आसपास क्या चल रहा है, ये होता है सेंट्रेशन। नेक्स्ट है संरक्षण या कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। देखिए कंजर्वेशन ये होता है कि सपोज करिए कि 2 चीज़ें हैं, एक बाउल है उसमें भी उतना ही पानी है, एक ग्लास है उसमें भी इतना ही पानी है। अगर बच्चे को कहें कि आपको कौन सा चाहिए तो वो बाउल को लेना पसंद करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये बाउल बड़ा है और इसमें ज़्यादा पानी है, जबकि दोनों में बराबर है। तो कंजर्वेशन का जो गुण है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आता है। नेक्स्ट है क्रमबद्धता या सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, यानी कि सीरिएशन का गुण, यानी कि क्रमबद्ध, यानी कि किसी भी चीज़ को क्रम में रखना, ये इस तरीके का गुण प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि जो सामने रखी हुई चीज़ है उन्हीं पर चिंतन करेगा। अभी अमूर्त चिंतन का गुण बच्चे में नहीं आया है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। देखिए, जो भी हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ी है कि जो बच्चे में गुण नहीं आते हैं, अपलटावी का, जीववाद का यानी कि एनिमिज्म का, मुद्रा का, भार, संरक्षण, तो ये सब जो गुण हैं ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आगमनात्मक तर्कणा या हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, देखिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस स्टेज में बच्चे में आ जाती है, तो ये आ जाती है किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं, राइट। तो ये किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट देख लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 15 वर्ष की आयु की अवस्था होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी कि अमूर्त चिंतन वो होता है जब हमारे सामने कोई वस्तु नहीं है, हम फिर भी उसके बारे में चिंतन कर पा रहे हैं, तो ये कहलाती है अमूर्त चिंतन। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है, यानी कि जैसे मैथ्स में होता है ना कि पहले नियम बताए जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है बच्चा। तो निगमनात्मक तर्कणा की जो क्वालिटी है या गुण है ये किस स्टेज में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। याद रखेंगे, जो आगमनात्मक तर्कणा है वो किस में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, और जो निगमनात्मक तर्कणा है ये किस में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, पियाजे के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई, यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया गया। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। देखिए, पियाजे ने जो मानसिक विकास के चरण दिए हैं 4, यानी कि जो 14 से 15 साल तक चलते हैं, इस क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकते। किंतु अगर बच्चों को अच्छा व्यवहार और अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की समता, यानी कि जितनी उस स्टेज की समता होती है उससे भी अधिक सीख सकता है। तो इस बात पर उनका क्रिटिसिज्म हुआ। नेक्स्ट है निजवाक या ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, जब बच्चा अपने आप से ही बात करता है उसको कहा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म को पियाजे ने कोई महत्व नहीं दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसको एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताया और इसका संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये कहा, तो इसलिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हमने देखिए इसमें शुरू से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने पहले जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उनके जो कॉन्सेप्ट थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वो देखे, स्कीमा, संगठन या फिर अनुकूलन, आत्मसातीकरण के बारे में बात की, समायोजन को देखा। उसके बाद हमने संतुलन के बारे में बात करी, जीन पियाजे के इंपॉर्टेंट एलिमेंट को देखा। 4 एलिमेंट्स दिए हैं, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। पियाजे की 4 अवस्थाएं देखी, कौन कौन सी अवस्थाएं, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।